Hi, today is 27th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Today we are going to read about all these topics. First, Republic Day Parade 2020. Second would be about fund crunch in MG Narega. Third is about child adoption. Fourth is about Central Vista. Fifth is Mongolian geese. Sixth is about Nobel laureate Abhijit Banerjee, Esther Duflo, about their comment on the poverty alleviation in India. Seventh would be about Gram Sabha, village panchayats. We'll see the structure of Gram Sabha. Then in 8th we'll talk about black and grey list and financial action task force. 9th is about Bhima Koregaon or National Investigation Agency. Then 10th is about all at the heart of Republic. 11th is about the 4 phases of constitutional interpretation. Then we'll read about the hyper over hypersonic. Then we'll read about RDP, Republic Day Parade. We'll see the different tableau. Then 14th would be about Oslo Accord. And 15th is about relax, stay positive. And 16th is the brush the mind, ethics and you. So let us start the discussion. We'll finish all these topics in next 15 to 20 minutes. Now, this is the first news item. India showcases ASAT anti-satellite missile prowess. ये कल जब रिपब्लिक डे परेड हुआ था तो इस मिसाइल का मिशन शक्ति जिसका नाम था इसका कल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था being displayed during the Republic Day parade on the Rajpath, New Delhi on Sunday. देखो दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है 26 नवंबर 1949. 1949 में इस दिन में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. ऑलराइट. देन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था वो केम इनटू इफेक्ट. सो दैट इज व्हाई हम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. अभी हमने 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है. इस सेलिब्रेशन में हम कल्चरल शोज़ करते हैं और मिलिट्री शोज़ करते हैं. इस बार जो चीफ गेस्ट थे वो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो. नाउ इस बार जो रिपब्लिक डे परेड हुई ना उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल इस बार हमने ASAT सैटेलाइट का वहाँ पे डिस्प्ले किया. ये मिशन शक्ति DRDO ने बनाया था. ये जो सैटेलाइट है ये जैसे हमारी अर्थ है ना, अर्थ पे अराउंड 300 किलोमीटर अप अबव द स्काई है लो अर्थ ऑर्बिट. यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट है, एनिमी सैटेलाइट है, हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है तो हम इस मिसाइल से उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और इसकी एक्यूरेसी है अप टू 10 सेंटीमीटर विच इज़ जस्ट ब्रिलियंट. तो ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है. इन इंटरसेप्टर मिसाइल्स का पर्पज़ होता है स्ट्रैटेजिक डेटरेंस बना के रखना. दूसरा एक जो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया था वो किया एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार. रडार मींस डॉपलर इफेक्ट. ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्लाई स्काई में अप्रोच कर रहे हैं, उनको ये आइडेंटिफाई कर सकता है रडार मैकेनिज्म से. इसका काम है सर्विलांस, डिटेक्शन और ट्रैकिंग. थर्ड जो इस बार डिस्प्ले हुआ वो थे चिनूक. चिनूक जो है ये हेलीकॉप्टर्स हैं. इनको बोइंग USA ने बनाया है. इंडिया ने अभी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए हैं. ये हेलीकॉप्टर्स है ना, ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है. आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, इवन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमें बहुत बड़े अमाउंट में डिफरेंट इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. पीपल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो फॉर दैट पर्पज़ ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बहुत यूज़ में आते हैं. ये है हेलीकॉप्टर, मतलब ये वर्टिकल क्लाइंब कर सकते हैं. और जो दूसरे हैं वो हैं प्लेन्स, जैसे हरक्यूलिस C-17 ग्लोब मास्टर. ये प्रॉपर एयरप्लेन है. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन बोथ दीज चिनूक, अपाची, हरक्यूलिस. हैव अ लुक ऑफ दैट. अब अपाची जो है, अपाची एक ट्राइब है, फाइटर ट्राइब है. इसके नाम पे बना है ये अपाची हेलीकॉप्टर. ये हमने 22 इन नंबर लिए हैं. ये भी बोइंग USA ने बनाया है. ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और ये क्लास लीडिंग है. गेम चेंजर इसे कहा जा रहा है. इसके अलावा 16 मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स थी, 22 टैबुलर थे डिफरेंट स्टेट्स के. नेशनल वॉर मेमोरियल जहाँ पे 22,500 इंडियन मार्टर्स का पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो मार्टर हुए हैं उनके नाम पे ये एनलिस्टेड है वहाँ पे. इस बार यहाँ होमेज दिया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल में. यूजुअली अमर जवान ज्योति में देते हैं, इस बार नेशनल वॉर मेमोरियल में ये होमेज दिया था. अब अमर जवान ज्योति है ना, ये यहाँ पे अब रेजिमेंटल इवेंट्स होंगी. तो ये जो पूरी 90 मिनट्स की जो परेड हुई है ना,
डू वॉच दिस एंटायर परेड का पूरा वीडियो देखो, यू वुड बी हैविंग वेरी गुड इंसाइट अबाउट आवर कंट्री एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. So this is second news item. Fund crunch hits MG Narega scheme. 96% of annual allocation exhausted. Surplus demand है, बहुत काम मिल रहा है तो सारा पैसा इन काम में खर्च हो गया है MG नरेगा फंड का. देखो 2005 में आया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी को फिर बाद में रीनेम करके हमने बना दिया MG नरेगा. MG नरेगा है राइट टू वर्क. इसमें जो रूरल एरियाज है ना, वहाँ कम से भी कम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, हर घर में, हर एडल्ट मेंबर को जो काम करना चाहता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. एटलीस्ट 100 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मतलब जैसे पॉन्ड्स, रोड्स, वेल्स, कैनाल्स, इन सब का जो वर्क है वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है. इसके लिए 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर फाइनेंशियल ईयर में हर एडल्ट मेंबर को. इसमें अगर 15 दिन तक वर्क नहीं मिलेगा तो अलाउंसेस भी मिलते हैं, और ये जो वर्क है ये 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में मिलेगा उनके घर के आसपास. ये सब करने का रीज़न क्या है? ये रीज़न है कि हर किसी को एक वेज मिलना ज़रूरी है, राइट टू वर्क है सबके पास, ये लीगल एंटाइटलमेंट है. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो करती है ग्राम सभा. इसकी सोशल ऑडिटिंग भी पॉसिबल है ये जो काम होते हैं. अब इसमें आ रहा है फंड्स का क्रंच. दिस इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, बिकॉज जो रूरल है, रूरल सेक्टर ही हमारे इंडिया में डिमांड लाता है. अगर रूरल डिमांड्स आती है तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज इन द एंड अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी. नाउ दिस इज अबाउट चाइल्ड एडॉप्शन. तारे ज़मीन पर हर चाइल्ड बहुत बहुत स्पेशल होता है. ये एक बॉडी है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट 1990 में हुआ था. इसका पर्पज़ क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो ये जो कारा बॉडी है ये उन छोटे बच्चों के एडॉप्शन में उसको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है. इंडिया ने हाग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 2003 का जो है ट्रीटी उसको रेटिफाई किया है. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे सूटेबिलिटी मिसमैच हो रहा है कि ये बच्चों को अगर किसी पेरेंट्स के साथ भेजते हैं, वहाँ पे अगर मिसमैच हो रहा है तो ये चिल्ड्रन आर सेंड बैक टू द बाय द फैमिली, ये वापस वहाँ से लौट के आ जाते हैं. तो इससे बहुत मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है विच इज़ अ कॉज ऑफ ह्यूज कंसर्न. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 2. ये हमारा रिपब्लिक डे परेड में, रिपब्लिक डे के टाइम पर ये पूरा सेंट्रल विस्टा ऐसे इल्यूमिनेट हुआ है. सेंट्रल विस्टा का क्या मतलब होता है? 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी, इसमें ये प्रेसिडेंट हाउस बने, नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स बने, ये और 9 एकड़ का यहाँ पे अभी एक लैंड एम्प्टी है, अराउंड 9 एकड़. गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम एक नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, बिकॉज ये सारी बिल्डिंग्स पार्लियामेंट एंड ऑल 100 ईयर्स ओल्ड हो रही हैं. सो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स. अब इस पर ऑब्जेक्शन क्या आ रहा है कि ये जो एम्प्टी लैंड है वो है रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए, और अगर ये लैंड में हम बिल्डिंग्स बना लेंगे तो ये इन दी एंड किसका लॉस हुआ? दिस इज़ लॉस टू पब्लिक. इस बात पे इस पे ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं. सो दिस इज़ पेज नंबर 2 एंड दिस इज़ पेज नंबर 3. दिस इज़ पेज नंबर 4. ये जो रिपब्लिक डे है ना, ये कल्चरल फेस्टिवल भी होता है. वाघा अटारी बॉर्डर पे ये स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 5 and this is page number 6. Mongolian geese find new home in Davangere. ये कर्नाटका में है. देखो ये मंगोलिया कहाँ पर है? ये रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है, लैंडलॉक कंट्री है ये कोडांज लेक एरिया कर्नाटका में. यहाँ पे बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स. यहाँ जब नॉर्थ है ना, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ठंड बढ़ती है, हमने देखा था. तो यहाँ नॉर्थ में जब मंगोलिया में ठंड ज़्यादा होती है तो यहाँ से बर्ड्स फ्लाई करके इंडिया में आ जाते हैं, और ये कहलाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. ये माइग्रेट करते हैं विंटर्स में. तो ये कुवादा वडा एक लेक है, यहाँ पॉल्यूशन एंड एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो ये बर्ड्स जो माइग्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं उनको काफ़ी ट्रबल हो रही है. जब भी माइग्रेशन और बर्ड्स रिलेटेड बातें आती हैं तो उनमें ये जो नाम है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है. ये नाम है डॉक्टर सलीम अली साहब का. ये बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ये ऑरेंथोलॉजिस्ट थे. इनके नाम पे डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो है गोवा में. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 6. This is page number 7. Economic slowdown may impact poverty alleviation. देखो ये नोबल लॉरेट है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो, इन दोनों को मिला है इस बार का नोबल इकोनॉमिक्स में.
इनका वर्क है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग, मतलब दूर करना ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। इन्होंने ये बोला है कि जो अभी इंडिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है ना, इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल, तो इससे पॉवर्टी एलिविएशन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। डिमांड डेफिसिट है, लोगों के पास डिमांड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो पंप करे मनी। इसके लिए जो एमजी नरेगा स्कीम देखी थी ना, ऐसी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। हमें रूरल डिमांड को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज अबाउट विलेजर्स यूज ग्राम सभा टू अपोज प्रोजेक्ट। ये ग्राम सभा क्या होता है? ये होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक पीआरआई एक्ट आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 74th है म्यूनसिपैलिटी का, 73rd था ग्राम सभा का। इसने इन पूरे ग्राम सभा के सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। इसमें एक बेस लेवल पे ग्राम सभा के 3 टियर है, इंटरमीडिएट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। देखो ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट्स ऐसे चलती है। ये बहुत अच्छा चार्ट है, दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर स्टेट्स आते हैं और यूनियन टेरिटोरीज आती हैं। ये सब डिवाइडेड होते हैं डिविजन्स में, और डिविजन्स में फिर नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। ये हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरी, इनके नीचे आते हैं डिविजन्स, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट्स में जो गवर्निंग बॉडीज़ आती है ना, वो आती हैं या तो ब्लॉक्स होंगे जैसे तहसील्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगे, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी होती है, नगर पालिका, सिटी काउंसिल्स होती हैं जैसे नगर पंचायत। ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये होती हैं शहरों में, और इनके नीचे आते हैं वार्ड्स। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं, तहसील्स होते हैं, ये होते हैं गाँव में, और विलेजेस, और यहाँ आती है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो जो आर्टिकल 40 बोलता है, वो बोलता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, विलेज पंचायत्स को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज अबाउट ब्लैक एंड ग्रे FATF। दिस इज पेज नंबर 8 editorials. This is black and grey editorials. Now, India must be conscious of the geopolitics behind Pakistan's relative success at the FATF. FATF क्या है? 1989 में G7 कंट्रीज़ बनी थी। इन G7 कंट्रीज़ ने बनाया था FATF को 1989 में। G7 कंट्रीज़ क्या होती हैं? ये साउंड इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द UK एंड द USA। ये बिग इकोनॉमीज हैं अकॉर्डिंग टू IMF। नाउ इन लोगों ने 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए बनाया FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना। 2001 में इन्होंने टेररिज्म को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, टेररिज्म फाइनेंस को इसमें इंक्लूड कर दिया, और फिर ये लिस्ट बनी ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है मॉनिटरिंग, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आप पे मॉनिटर कर रहे हैं कि यू आर सस्पेक्ट कि आप टेरर फाइनेंस कर रहे हो, जो पाकिस्तान पे चार्जेस लगते रहते हैं। और ब्लैक लिस्ट मतलब कंप्लीट सैंक्शंस हो रहे हैं और अब इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। इसमें जो रेगुलेशन होता है ना, वो पीयर रिव्यू होता है। तो फॉर पास्ट सम टाइम पाकिस्तान हैज़ डन वेल, पाकिस्तान को अब शायद ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा वो। नाउ दिस इज़ अबाउट डुबियस डिसीजन। ये है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो 1 जनवरी 1818 में 3rd मराठा एंग्लो वॉर हुआ, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हुआ वहाँ पे। उसके 2 साल बाद 1 जनवरी 2018 को इसके 200 ईयर सेलिब्रेशंस हो रहे थे, और जिसमें वायलेंस हो गए। ये हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हैव अ लुक एट दैट। नाउ NIA क्या होती है? ये एक बॉडी है टू कॉम्बैट टेररिज्म। जो डेडली अटैक हुआ था ना मुंबई में, उसके बाद हमने NIA बनाने का सोचा था। 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसे बनाया गया। ये जो बना है वो बना है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बिल एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2008 एक्ट के अंदर। नाउ 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट आया जिसमें इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स मिल गए, मोर टीथ मिल गए। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, ये बहुत यूनिक टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। दैट इज़ वाई हमें NIA का फॉर्मेशन करना पड़ा था। अब NIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देख रहा है, फेक करेंसी भी देख रहा है, साइबर टेररिज्म भी देख रहा है। इससे क्या होता है, जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग होता है स्टेट सब्जेक्ट। अब NIA भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और NIA को स्टेट परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ वाई फ्रिक्शन हो जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और यही अभी जो चीज़ चल रही है। छत्तीसगढ़ ने अभी सूट फाइल किया है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। केरला ने सूट फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट का इन्वोक किया था, आर्टिकल 131 वो किया था केरला ने फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो छत्तीसगढ़ ने किया था वो किया था इस NIA के कारण। नाउ दिस इज एट द हार्ट ऑफ द रिपब्लिक। इसमें क्या है, इसमें
बात किया है कि कैसे जो हमारे हेड हैं उस ये आर्टिकल लिखा है गोपाल कृष्ण गांधी जी ने, और इन्होंने ये बात बताया है कि कैसे इंडिया ट्रेडिशनली, इंस्टिंक्टिवली एंड इरिवर्सिबली अबाउट लव, कॉन्फिडेंस एंड लिबर्टी, ये हमारे पिलर्स रहे हैं इंडियन सोसाइटी के। इन्होंने इनके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य, फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फिर इनको सेकेंड टर्म मिला तो ये 10 ईयर्स तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, द 4 phases ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। इसमें ना बात किया है, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसको कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इधर इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस 1947 टू 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत यूनिक है। एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे यहाँ डे 1 से मिली है, मेल फीमेल सबको। यूएस वगैरह में ऐसा नहीं था। फेडरलिज्म, हमारे 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर भी हमने फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा है। हमारे यहाँ सोशल रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट इसकी टेक्स्ट बुक अप्रोच को फॉलो करता था। जैसे ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था 1950, तो इसमें फंडामेंटल राइट को ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ा कि फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसैंक्ट, 1921, 22, इन सब का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किया। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। बट फिर जब सेकेंड फेज आया, तब आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अब सुप्रीम कोर्ट ना बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन करने लग गई। उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल छेड़ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को, इवन पार्लियामेंट भी नहीं छेड़ सकती है। वाइडर इंटरप्रिटेशन किया। फिर आया मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इसमें आर्टिकल 21 को बहुत वाइडली इसने कंसिडर किया, और अब ये हो गया राइट टू लाइफ। तो मतलब जो हम थे वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से थोड़ा टिल्ट होने लग गए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अब क्या हुआ, फिर फेज 3 आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट बैकवर्ड होने लग गई। सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजेस बढ़ गए, 34 हो गए, और इनकी मिनी ग्रुपिंग्स होने लग गई, पैनल्स हो गए। अब जो फेज 4 आ रहा है, ये पर्पसफुल अप्रोच बताया है। जैसे अभी सेक्शन 377 एलिमिनेट हो गया। चीफ जस्टिस इंडिया का जो ऑफिस है वो अब आरटीआई के अंदर आता है। सो द टाइम इज़ कि अब सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने की ज़रूरत है। दिस इज़ पेज नंबर 9, दी हाइप ओवर हाइपरसोनिक। रशिया ने एक नया अभी एक व्हीकल बनाया है, हाइपरसोनिक व्हीकल है वो। देखो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़ अगर इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो उससे हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। इसको हम मैक स्पीड से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैक 2 मतलब 343 इंटू 2, वो हो जाएगा 686 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके मैक्स स्पीड से हम फाइंड करते हैं। तो हाइपर मीन्स 343 से ज़्यादा है। रशिया ने ये व्हीकल बनाया, हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल अनाउंस किया है। इसकी स्पीड है 20 मैक, मतलब 343 इंटू 20, 6860 मैक्स की मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और इसमें मैनूवरिंग कैपेबिलिटी है, तो इसको इंटरसेप्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इससे वर्ल्ड में जो वेपन का जो पोजीशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब जो मिसाइल्स होती है ना, वो होती हैं बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मतलब प्रोजेक्टाइल टाइप चलेगी, जैसे अग्नि है, ये ऊपर जाएगी, फिर ग्रेविटी से ऐसे करके यहाँ पे गिर जाएगी। दूसरी होती है क्रूज, जो प्लेन की तरह चलती है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है। कोल्ड वॉर में वेपन्स रेस हो गया था, यूएस भी वेपन बना रहा है, रशिया भी वेपन बना रहा है, और फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो 2002 की थी उससे यूएस ने पुल आउट कर लिया। तो अभी फिर से ये वॉर रेस चालू हो रही है, रैट रेस टाइप का हो रहा है। इसका इम्पैक्ट नहीं होगा ज़्यादा, सब वन अपमैनशिप करने की कोशिश करेंगे। वन अपमैनशिप का मतलब होता है कि आउटडूइंग अ कॉम्पिटिटर, उसने ये काम किया आप उससे एक ज़्यादा करो, फिर उसने ये किया फिर आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, इसको बोलते हैं वन अपमैनशिप। इस टाइम पे इंडिया को कूल हेडेड रहना बहुत ज़रूरी है, इस रैट रेस में नहीं पड़ना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट जो हिंदू का आता है ना, इसमें सेक्शंस में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट डेटा सेट, और बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है इसमें। स्टार्टअप्स में इन्होंने बताया है कि जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो कर्नाटका है। प्रेफर्ड सेक्टर्स यूजुअली डेटा एंड एनालिटिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर हैं। फंडिंग बेसिकली सब फ्रेंड्स और फैमिली से फंडिंग लेते हैं, या फिर एंजल इन्वेस्टर, इंक्यूबेटर फंडिंग मिल जाती है। दिस इज़ अ गुड डेटा पॉइंट, हैव अ लुक ऑन दैट। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 9 एंड दिस इज़ पेज नंबर 10। ये जो रिपब्लिक डे परेड था ना, इसमें और भी क्या हुआ, तान्या शेरगिल ने, 4th जनरेशन ऑफिसर है, इसने सिग्नल कंटिजेंट कॉप को लीड किया था। 155 मीटर धनुष होविट्जर गन हमने दिखाया, डिस्प्ले किया। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन को डिस्प्ले किया। फर्स्ट धनुष
रेजिमेंट आई, पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रेजेंस में ये वर्क हुआ। CDS भी 4 स्टार जनरली हैं, जैसे एयरफोर्स आर्मी नेवी के ना, ये भी 4 स्टार ही रहेंगे, बट ये फर्स्ट अमंग इक्वल रहेंगे और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट हेड रहेंगे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंदर आएगा उसको ये लीड करेंगे। सुखोई 30 बहुत अच्छा एयरप्लेन है फॉर एयर मैन्यूवरिंग, एयर सुपीरियोरिटी। सो दिस इज पेज नंबर 11। यहाँ पे इन्होंने रिलीजियस थीम्स रन थ्रू टैबुलेक्स, ये होते हैं टैबुलेक्स, देखो इन्हें, ये टैबुलेक्स है, ये असम का टैबलू है। इसमें क्या है, ये ऐसे करके कल्चरल शोज़ करते हैं और अपने स्टेट की जो इम्पोर्टेंट कल्चरल या फिर कुछ हाईलाइट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो पंजाब ने किया गुरु नानक देव जी के 550th बर्थ एनिवर्सरी को, कर्नाटका ने किया बसवेश्वरा फिलॉसफी को, अनुभवा मंडपा, यूपी ने किया देवा शरीफ सूफी श्राइन को, गुजरात ने रानी की वाव, ये एक स्टेप वेल है, इसका टैबलू बनाया, ओडिशा ने लॉर्ड लिंगराज रुनका रथ यात्रा को किया, गोवा ने अवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च का रेप्लिका किया, सेव द फ्रॉग भी उनका थीम था, ये कैंपेन है। हिमाचल ने कुल्लू का दशहरा किया, तेलंगाना ने फ्लावर फेस्टिवल किया, तमिलनाडु ने फोक कल्चर और अय्यन्नर स्टैचू को डिस्प्ले किया, छत्तीसगढ़ ने किया क्राफ्ट्स एंड ऑर्नामेंट स्टैचू ऑफ नंदी, राजस्थान ने आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट, राजस्थान का ना आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट इज वर्ल्ड फेमस, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। असम में बैम्बू एंड क्राफ्ट को डिस्प्ले किया, मध्य प्रदेश में भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम में इसका इन्होंने डिस्प्ले किया, मेघालय ने एनवायरनमेंट और कश्मीर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में अपना टैबलू निकाला। सी, जो इंडिया हमारा है ना, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत डिफरेंट रिलीजन, रेस, डायलेक्ट, लैंग्वेज, पीपल, दिस इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री, बट आवर स्पेशलिटी इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम यूनाइटेड है इवन दो वी आर डाइवर्स। सो दिस इज़ पेज नंबर 11। दिस इज़ चाइना में जो वुहान में अभी कोरोना वायरस है उसका काफ़ी थ्रेट इंक्रीज होता जा रहा है, दिस इज़ द कॉज ऑफ बिग कंसर्न, coronavirus. We have read about it extensively. Have a look on that. Now, this is about Palestinian threat to quit Oslo Accord. ये Oslo Accords क्या होते हैं, पैलेस्टीन इसराइल क्या है, हम बहुत ब्रीफली इसे देखते हैं। देखो, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है इसराइल, ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये इसराइल है, और ये जो पोर्शन है ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप, ये दोनों मिलके बन रहे हैं पैलेस्टीन। देखो इसकी हिस्ट्री, और यहाँ पे इजिप्ट आ जाता है, फिर जॉर्डन है, फिर सीरिया है, ऊपर लेबनान है, और फिर ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये इसराइल है। तेल अवीव, जेरूसलम, जेरूसलम इज़ नाउ द न्यू कैपिटल ऑफ इसराइल। अब क्या होता है कि जो इसराइल है, इसराइल में रहते हैं ज्यूज़, और पैलेस्टीनियन है जो फॉलो करते हैं इस्लाम को। ज्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, कहा जाता है कि ये हैविली परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। अब ये जो ज्यूज़ है ना, ये अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, काफ़ी सक्सेसफुल पीपल हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इन्होंने एक जायंट मूवमेंट रन किया और जितने भी ज्यूज़ थे वो प्रेजेंट डे इसराइल में आके बसने लग गए इस एरिया में, और फ़लस्तीन श्रिंक होने लग गया। फिर एक वॉर हुआ, काफ़ी बड़ा वॉर हुआ आसपास के नेबर्स और इसराइल का, एंड देन फाइनली 1990s में ओस्लो अकॉर्ड हुआ, यूएस ने इसके लिए मीडिएट किया था और इससे पीस एस्टेब्लिश हो गई। अब जो फ़लस्तीन है उसको सेल्फ गवर्नेंस मिला गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में। ये गाजा स्ट्रिप, ये इधर गाजा स्ट्रिप टुवर्ड्स वेस्टर्न, टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन है, और ये वेस्ट बैंक है ना, ये टुवर्ड्स वेस्ट नहीं है, ये टुवर्ड ईस्ट है, जॉर्डन की तरफ है। ये अगर इसराइल देखे ना तो ये ईस्ट है, तो टुवर्ड्स ईस्ट है वेस्ट बैंक, और गाजा की जो स्ट्रिप है वो है टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन। तो अब यूएस ने क्या किया, इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो यूएस ने टेल अवीव से जेरूसलम को कैपिटल भी रिकॉग्नाइज कर लिया, और इनमें टेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं पास्ट सम टाइम से। सो अब फ़लस्तीन बोल रहा है कि ये जो ओस्लो अकॉर्ड था पीस का, उससे हम विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 12 एंड दिस इज़ पेज नंबर 13 मनी वॉइस, दिस इज़ पेज नंबर 14 एजुकेशन प्लस। इसमें एक बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं यहाँ पे। ये अभी सीज़न ऑफ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है हमारा। सीज़न ऑफ एग्ज़ाम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट नाउ, पास्ट में जो भी हुआ सो हुआ, स्टार्ट नाउ। एक चाइनीज सेइंग है ना, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज यस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। अभी से स्टार्ट करो, नाउ इज द बेस्ट टाइम। सेकेंड इज अबाउट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। थर्ड इज प्रिपेयर अ टाइम टेबल, फॉलो द टाइम टेबल, स्टिक टू इट। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर नोट्स, स्टडी स्मार्ट, सॉल्व सैम्पल पेपर्स, take regular breaks. Revision is very 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 important.
take care of your health and seek the guidance. So this is page number एजुकेशन प्लस. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, एथिक्स एंड यूएक्स सेक्शन आता है द हिंदू में. इसको आप एक बार खुद से पढ़ के देखो. दिस इज वेरी गुड फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड देयर आर सम वेरी इंसाइटफुल पॉइंट्स विच आर रिटन ओवर हियर. ब्रश द माइंड, एथिक्स एंड यू. सो दिस इज पेज नंबर 15. दिस इज पेज नंबर 18, शोकेस. दिस इज अगेन शोकेस. This is sports, India versus New Zealand series. Then this is sports and this is Australian Open. So this is today's newspaper. Today we read about Brush the Mind, Ethics and You, Relax, Stay Positive. We read about Oslo Accord. Then we read about Republic Day Parade Tableaus. Then we read about Hyper over Hypersonics. Then हमने पढ़ा 4 phase of constitutional interpretation, all at the heart of Republic. भीमा कोरेगांव और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में हमने जाना. FATF ब्लैक एंड ग्रे. हमने ये स्ट्रक्चर देखा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में कैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है. देन हमने पढ़ा नोबल लॉरेट अभिजीत बनर्जी, मंगोलियन गीज, सेंट्रल विस्टा, चाइल्ड एडॉप्शन. एवरी चाइल्ड इज़ वेरी वेरी स्पेशल. Then we read about fund crunch in MG Narega, and then finally we read about Republic Day Parade 2020. So this is about today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.